हेलो चिल्ड्रन। आज हम पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर 3 कोलराश लॉ। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं कोलराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। तो देखिए कोलराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस किसे कहते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास ये एक सेल है, इसमें अगर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, सपोज मेरे पास यहाँ पर मैंने इसमें NaCl लिया है, तो अगर NaCl यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिसोसिएट होता है आयंस में, तो देखिए Na प्लस प्लस Cl माइनस में जाएगा। अगर मेरे पास यहाँ NaCl की जगह MgCl2 होता तो कैसे होता, Mg प्लस 2 और प्लस 2Cl माइनस। इसी तरीके से अगर AlCl3 होता तो ये कैसे डिसोसिएट होगा, Al प्लस 3 और प्लस 3Cl माइनस, Al प्लस 3 और प्लस 3Cl माइनस। तो इस तरीके से हमने देखा यहाँ पर कैटायंस और एनायंस का नंबर यहाँ पर हमें मिल रहा है। तो कोलराश लॉ में क्या बताया गया है, कोलराश ने क्या बताया है यहाँ पर कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ contributions of cations and anions of the electrolyte। तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है अगर हमारे पास, तो उसके पास जितने भी कैटायंस और एनायंस का कंट्रीब्यूशन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अगर मैंने NaCl लिया है सेल में इलेक्ट्रोलाइट, तो इक्वल अमाउंट में मुझे Na प्लस और Cl माइनस मिल रहे हैं। अगर MgCl2 है तो Mg और Cl ट्वाइस मिल रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे थ्राइस Cl मिल रहे हैं। तो अगर यहाँ पर हम देखें फॉर्मूला, अगर हम यहाँ पर बनाए तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaCl की अगर हम देखेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो इट वुड बी इक्वल्स टू द नंबर ऑफ कैटायंस प्लस नंबर ऑफ एनायंस। इसी तरीके से अगर MgCl2 का हम देखने लगे तो क्या मिलेगा हमें, नंबर ऑफ कैटायंस यानी Mg प्लस 2 है यहाँ पर, और प्लस नंबर ऑफ एनायंस कितना है Cl माइनस, तो ट्वाइस यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर हम AlCl3 की देखने लगे तो कितनी मिलेगी हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जो कैटायंस के चार्ज होंगे यानी Al प्लस 3 नंबर ऑफ कैटायंस एंड नंबर ऑफ एनायंस मीन्स Cl माइनस, कितना है यहाँ पर 3 मिल रहा है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के, अगर हमें कैटायंस और एनायंस का नंबर पता है। इसको जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं इसका एप्लीकेशन कैसे होता है। एप्लीकेशन हम कर सकते हैं यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। देखिए इससे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्या फॉर्मूला बनता है, देखिए मैं यहाँ आपको बता देती हूँ। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मीन्स एल्फा इज इक्वल्स टू हो जाता है लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट, यानी मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसी तरीके से यदि हम डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालें, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालें यानी कि K की वैल्यू अगर हम निकालें फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो आपको जो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा दैट वुड बी C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर आपको यूज करना है। अगर आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है तो C कॉन्सेंट्रेशन है, अल्फा देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, जो अभी आपने यहाँ पर बताया कि लैम्डा एम डिवाइडेड बाई लैम्डा एम नॉट से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर उसकी हेल्प से हम यहाँ पर ये फॉर्मूले से हम K की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से कोलराश लॉ का हम एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ये हुआ कोलराश लॉ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। देखिए फैराडेज के 2 लॉ थे, अब हम फर्स्ट लॉ यहाँ पर पढ़ते हैं। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या था, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे मैं बता देती हूँ आपको कि फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे क्या है। इन्होंने बताया कि मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड is directly proportional to the quantity of
इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, देखिए इससे अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला बनेगा W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अब अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हमें Z लगाना पड़ेगा, Q हमें पता है Q इज टू आई टी के होता है, तो फॉर्मूला बन जाता है W इज टू ZIT। तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। तो ये है फैराडे का फर्स्ट लॉ। अब चिल्ड्रन हम यहाँ पर ले लेते हैं सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। अगर हम सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे की बात करें तो देखिए सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे में क्या बताया है, सेकेंड लॉ, और अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसको हम किस तरीके से यूज करेंगे। तो सेकेंड लॉ में उन्होंने बताया व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स जो हम अलग अलग ले रहे हैं तो वो जुड़े होने चाहिए सीरीज में। मैं यहाँ ऐसे ही शॉर्ट में लिख देती हूँ, सीरीज में वो ऐड होंगे। तो अगर यहाँ पर है तो मास जो होगा, द मास ऑफ सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एट इलेक्ट्रोड्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to their equivalent weights। तो देखिए है क्या यहाँ पर, पहले हम समझ लेते हैं इसको। सपोज कीजिए मेरे पास ये 2 सेल हैं और 2 सेल में मैंने डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स ले लिए, जैसे कि स्टेटमेंट है यहाँ पर फैराडे का। तो 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स मैंने लिए, मान लीजिए इसमें लिया AgNO3 और यहाँ पर मैंने लिया CuSO4। अब इनको सीरीज में हमें ऐड करना है। ये 2 इलेक्ट्रोलाइट्स में, ये 2 इलेक्ट्रोड्स मैंने यहाँ पर लगाए। अब देखिए इनको मैं सीरीज में यहाँ पर सपोज जोड़ देती हूँ। तो इस तरीके से हमें जोड़ना होगा ताकि सेम अमाउंट ऑफ करंट में बी पास थ्रू द सॉल्यूशंस। अब इन दोनों को हमने यहाँ पर इस तरीके से जोड़ दिया, तो ये सीरीज में हो गया है। अब देखिए यहाँ पर अगर उसने कहा है व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, Q इज इक्वल्स टू IT। यानी सेम करंट सेम टाइम के लिए अगर हम पास करें तो Q विल बी द सेम फॉर बोथ द सॉल्यूशंस। तो ऐसे केस में जो डिपॉजिटेड अमाउंट होगी दोनों सब्सटेंस की, दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। अब अगर हम इसमें या इस सॉल्यूशन के लिए, इन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम देखें तो हमारा जो फॉर्मूला यहाँ पर तैयार होगा वो होगा मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाय मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए ये इक्वल हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट हमने यहाँ पर सिल्वर लिया है तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। अब हम यहां पर ये समझ लेते हैं इक्विवेलेंट वेट को हमें कैसे कैलकुलेट करना है। देखिए इक्विवेलेंट वेट किसी भी सब्सटेंस का आप कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आयंस भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूजेस और गेन्ड। यानी कि एक तरीके से हम इसे कहते हैं वैलेंसी। तो m/n हम इसे मान सकते हैं, m/n इसको ले सकते हैं। और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, जो सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट अगर हम ले रहे हैं तो दैट यानी मीन्स Z इज इक्वल्स टू होगा m/n अपॉन फैराडे। तो अगर हम यहां पर देख लें कि Z इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा m/nf के। अब इसको हम सेकेंड इक्वेशन ले लें। अब देखिए चिल्ड्रन मैं यहाँ आपको दिखा देती हूँ। फर्स्ट इक्वेशन हमने यहाँ पे ली थी W इज इक्वल्स टू ZIT। मैं यहाँ लिख देती हूँ फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ले लेते हैं। देखिए फर्स्ट लॉ हमने जो लिया था W इज इक्वल्स टू ZIT, और ये सेकेंड लॉ की हमारे पास इक्वेशन आई है। अब देखिए अगर हम यहाँ पर Z की वैल्यू फिल कर देते हैं तो W इज इक्वल्स टू हो जाएगा m/nf/IT। m को अगर हम इधर ले जाते हैं तो W/m इज इक्वल्स टू
IT/NF। तो ये फॉर्मूला है जो आपको यूज करना है मेन न्यूमेरिकल्स में, और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स होंगे और आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जो भी रिलेटेड है मास डिपॉजिट से, या आई की वैल्यू निकालनी है। आई देखिए एम्पियर में होगा, टी सेकेंड्स में होगा, यहाँ पे एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं या वैलेंसी आप कह सकते हो, और यहाँ एफ फैराडे है। तो इनमें से कोई भी चीज आप क्लियरली एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके कैलकुलेट कर सकते हो। दिस वीडियो वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।